Welcome again you all to our channel, and also in this session we are going to discuss about the topic of narration. If you have any doubt about this topic, you can comment your question, your doubt in a comment box. We should try to solve and mention your question in our next coming video. Let's get started out today's lecture that related to the topic of narration. We should know, इसके पहले हमने कभी ना कभी नरेशन पढ़ा ही होगा। तो पहले तो हमको जानना चाहिए कि नरेशन जो है ये बनता कैसे, नरेशन शब्द कैसे मिलता है। देखो, एक वर्ड होता है हमारा नरेटर, ठीक है, जिसका मतलब होता है कहने वाला। जैसे मैं यहाँ पे आपको नरेशन के बारे में बता रहा हूँ, कुछ कुछ बातें मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, मतलब कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं। इसका मतलब मैं जो हूँ आपके लिए एज ए नरेटर वर्क कर रहा हूँ। डन। अब मैं जो बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो मेरे मुंह से बातें निकल रही है, वो मेरा कथन है, उसको कहते हैं नरेशन। ठीक है। तो देखो, अब मैं अगर आपको एज ए स्टोरी के रूप में पूरा नरेशन पढ़ा दूँ, या किसी काम को मैं बता दूँ एज अ अपने कथन में, ठीक है, या किसी इवेंट को या किसी बड़े महोत्सव में डिस्क्राइब कर दूँ कि ऐसे ऐसे घटना घटित हुई थी, तो ये मेरे लिए नरेशन होगा। ठीक है। और आप जो सुनेंगे वो भी नरेशन ही होगा, एज अ नरेटर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी ऑफ डिस्क्राइबिंग इवेंट टू एन ऑडियंस। ठीक है। नरेशन जो है एक प्रकार का एक्ट ऑफ अ टेलिंग, मतलब तरीका होता है किसी भी चीज़ को बताने का, लाइक अ स्टोरी या डिस्क्राइबिंग इवेंट, किसी मतलब किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का, बताने का एक तरीका होता है, हमारा नरेशन होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है देयर आर टू मेन वेज टू एक्सप्रेस नरेशन। हमारे पास किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के या अपनी बात रखने के, ठीक है, किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने का दो तरीका होता है। एक तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे वो हुआ था, और दूसरी बात बोल सकते हैं कि अपने पास से मिर्च मसाला ऐड कर दें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था वो। ठीक है। तो अगर हम किसी की कही हुई बातों को एज इट इज दूसरे के सामने बोल देते हैं, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन। और अगर किसी की कही गई बातों को अपने पास से हम कुछ ऐड करते हैं और देन आगे बोलते हैं, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। सपोज दैट मैं एज ए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सो हम सही से बनाते हैं, देन उसके बाद चित्रकारी थोड़ा सही से करते हैं। देखो, ये कोई बच्चा हो गया, ठीक है, और ये इसकी मम्मा हो गई और ये इसके पापा हो गए। डन। अब मम्मा ने इससे कहा कि बेटा पापा को बुलाओ। मम्मी के वर्ड पे ध्यान दो, मम्मी कह रही हैं कि बेटा पापा को बुलाओ। ये मम्मी के वर्ड थे। अगर इसने सेम टू सेम जाके बोल दिया पापा को बुलाओ, तो ये तो आदमी अपने पिता को बुला के लाएगा, मतलब इनके जो ससुर होंगे उनको बुला के ले आएगा। ठीक है। ये होता है डायरेक्ट नरेशन। अगर किसी की बातों को एज इट इज सेम टू सेम दूसरे के सामने बोल देना, ये होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। मम्मी ने बोला था कि बेटा पापा को बुलाओ, इसने कुछ नहीं ऐड किया, कुछ भी नहीं सोचा, जस्ट जो बात मम्मी के मुंह से निकली थी एज इट इज जाके दूसरे मतलब पापा के सामने बोल दिया है। इसको कह देते हैं डायरेक्ट नरेशन। किसी की कही गई बातों को सेम टू सेम बिना कोई वर्ड में चेंजिंग किए दूसरे के सामने प्रकट कर देना। डन। ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। अब अच्छा, यही बच्चा जो बोल रहा है कि पापा चलो मम्मी बुला रही हैं, ठीक है, ये बोल गया कि पापा चलिए मम्मी आपको बुला रही हैं, तो मम्मी के थे शब्द कि बेटा पापा को बुलाओ। ठीक, ये मम्मी के शब्द थे, और ये जाके बोल रहा है कि पापा मम्मी आपको बुला रही हैं। अर्थ सेम ही है, वो उनको बुला रही थी, उनके पास चले गई, कहानी खत्म। ठीक है। इसमें कोई भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं हुआ, मीनिंग भी रॉन्ग नहीं हुई, सेम टाइम पूरा अर्थ मोरल भी हुई सेंटेंस का है। ठीक। बस बच्चे ने क्या किया था कि अपने पास से शब्द को ऐड करके पापा से बोला था कि पापा मम्मा बुला रही हैं। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। किसी की भी बातों को अपने हिसाब से
किसी सेकेंडरी पर्सन के सामने बोलना ये होता है इनडायरेक्ट, और उसी की सेम टू सेम बातों को किसी दूसरे के सामने बोल देना वो होता है डायरेक्ट नरेशन। आई थिंक नरेशन के टू टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखा है, और इनडायरेक्ट कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, प्रत्यक्ष कथन का मतलब हो गया ना कि सेम टू सेम बोल देना, और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जो दूसरे व्यक्ति ने बात कही है उसको अपने हिसाब से लगा के किसी की तीसरे के सामने कहना, ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष। ठीक है, आया समझ में? जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे नरेशन पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है या कोई और है जो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि नरेशन क्या होता है, तो यहाँ तो आप दूसरे तरीका पढ़े हो, अगर किसी दूसरे को जाके बताओगे तो आप अपनी लैंग्वेज में बताओगे। ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपने सेम टू सेम उस बच्चे को बता दिया तो ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ अपने पास से मिर्च मसाला ऐड कर दिया, उसमें अलग चीज़ें डाल दी, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, आई थिंक अब हमारा क्लियर होगा। ठीक है? चलते हैं पहले टॉपिक डायरेक्ट नरेशन की तरफ। देखो, जब भी हमको डायरेक्ट नरेशन का मतलब कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, बेसिकली उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज, एक होता है हमारा रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है, तो देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर पूरा रिपोर्टिंग क्लाउज होता है, आपने आधे में लिखा है। देखो, अगर मैं इस सिर्फ वर्ब की बात करूं तो ये इतना होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन अगर मैं इस पूरे सेंटेंस की बात करूं जहाँ पे हमारे क्लाउज मिलेगा, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लाउज। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, बेसिकली सभी बुक्स में किसी भी कॉपी में सभी टीचर आपको ये बताता है कि पूरा हमारा जो है होल सेंटेंस जो हमारा दिया गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, नहीं वो नहीं होता है। रिपोर्टिंग क्लाउज के सिर्फ वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ यही होता है। देन ये जो इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, ये वाला और ये वाला पोर्शन। ठीक है, और इनके बीच के सेंटेंस को रिपोर्टेड क्लाउज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सुनो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले रिपोर्टिंग वर्ब लगाएं कि पहले रिपोर्टेड क्लाउज लगाएं। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखो। इसे मैं कहूँगा, मैंने कहना शुरू किया तो आईएनजी अभी कर रहा है ना, उसके बाद की बात तो बताएगा। सपोज दैट उसने कहा, अब उसने कहा, अब क्या कहा, क्वेश्चन आ गया, तो पहले हमारी बात स्टार्ट हुई, उसने कहा, देन बोल रहा है कि उसने क्या कहा, तब बोलेगा उसने ये कहा था। अंडरस्टैंड? तो जब भी बात शुरू होगी तो आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, और जब बात हमारी खत्म होती है मतलब समाप्त हो जाती है तो ईडी मतलब थर्ड फॉर्म में रहती है, तो रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है, इट मीन्स अगर आपको इतना नहीं याद होता है तो सीधा याद रखो आप, सॉरी आर एस लिख दिया हमने, आरबी इन्वर्टेड कॉमा आर एस, दो बस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन मिलता है कि इस कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको एकदम मतलब मेरा मानना है कि जो भी पढ़ो एकदम बारीकी से पढ़ लो, कि दोबारा कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मेरा मानना है कि कोई और वीडियो आपको देखनी शायद ना पड़े नरेशन के बारे में। ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारे टॉपिक्स में इस एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। पहले तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर पूरे की भी बात करूं तो कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। देन अगर मैं पीछे वाले की बात करूं तो होता है रिपोर्टेड क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आगे वाले को आरपी कहा जाता है, पीछे वाले को आरएस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है कि इस कॉमा का नाम इन्वर्टेड कॉमा क्यों है। कॉमा तो हमने सुना है डबल कॉमा, है ना, सिंगल कॉमा, तो यहाँ पे डबल कॉमा है लेकिन इसका नाम इन्वर्टेड क्यों पड़ गया, रीजन जाने हैं। देखो, बेसिकली हमारा जो कॉमा लगता है ऐसा लगता है,
ठीक है। अब देखो आपने एक शब्द सुना होगा इन्वर्टर। ठीक, मान के चलो ये बिजली का बोर्ड है, यहाँ पे बैटरी वगैरह लगा है। जब लाइट आएगी तो चार्ज होगा, और जब लाइट चली जाएगी तो इसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब वापस कर देगा उल्टा। तो जब इसी कॉमा को हम ऐसे उल्टा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो कॉमा तो उल्टा हो गया, और उल्टा को अंग्रेजी में कहा जाता है इन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इसका नाम तो कॉमा था, और उल्टे को क्या कहते हैं, इन्वर्ट, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। वन सेकेंड। ठीक है, तो किस देखो काम हमारा ऐसा था, इसको हमने उल्टा कर दिया है, तो इसका नाम पड़ गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, देन आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस के लेके बात करूँ एज ए एग्जाम्पल, तो ये हमारा हो गया ही सेज टू मी, पहला पोर्शन, ये हो गया हमारा कॉमा। आई एम इल, उसने कहा। अब पहला क्वेश्चन है क्या कहा। जब उसने कहा, बात हमारी शुरू हुई है, तो किस में आएगा, रिपोर्टिंग, आईएनजी फॉर्म में अभी शुरू हुआ है, आईएनजी फॉर्मेट में है, और खत्म होगा जाके पास्ट फॉर्मेट में। आई एम इल में बीमार थी या रही थी, ऐसा हो जाएगा। तो जब भी शुरू होगा तो बस याद करने के लिए है, तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। बीच में कॉमा को कंजक्शन के नाम से भी जाना जाता है कई जगह, ऐसा कंजक्शन ये वर्क करता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं, और पीछे के एरिया को रिपोर्टेड क्लाउज के नाम से जाना जाता है। आई थिंक इतना आप सभी को क्लियर होगा कि नरेशन कैसे बनता है। एक शब्द होता है नरेटर, उसी से हमारा नरेशन शब्द बना होता है, जिसका मतलब होता है एक तरीका या एक प्रक्रिया किसी भी स्टोरी को या किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने का। नरेशन हमारा दो प्रकार का हो गया, एक हो गया प्रत्यक्ष कथन, दूसरा हो जाता है हमारा अप्रत्यक्ष कथन। किसी की बातों को सेम टू सेम बोल देना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, और उसी बात को अपने हिसाब से घुमा के बोलना हमारा अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। आई थिंक इतना हमें क्लियर होगा। ठीक है, नरेशन में जब डायरेक्ट हमको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, तो आगे वाले पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और पीछे वाले पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है, अगर आगे के पूरे पोर्शन की बात की जाए, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लाउज। ठीक है, केवल वर्ब की बात की जाए तब इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और पीछे के पूरे पोर्शन को रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हमने भी समझ लिया, आगे के पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब, बीच का इन्वर्टेड कॉमा, इसको एज अ कंजक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और पीछे के पोर्शन को हमारा रिपोर्टेड क्लाउज के नाम से जानते हैं। देन अब हम चलते हैं सीखने की रूल्स फॉर चेंजिंग सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। कुछ कुछ नियम हैं, कौन से नियम हैं, कैसे नियम हैं, जो हमको नरेशन को चेंज करने में हेल्प करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। ठीक है, तो पहला रूल, अगर मैं पूरे नरेशन को 3 शब्द में समेटूं तो जाता है सीपीयू। सीपीयू मतलब हमारे हमको पूरे दो ही रूल में, एक होता है हमारा सीपीयू, और दूसरा होता है सन, SON। इसी दो रूल के अंतर्गत, मतलब इसी दो रूल्स की सहायता से मैं आपको पूरा का पूरा नरेशन जस्ट विद इन 1 आवर के अंदर सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं रूल्स फॉर चेंजिंग सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। कुछ ऐसे नियम जिनके सहायता से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा आ जाता है सीपीयू। ठीक, सी स्टैंड फॉर कंजक्शन, पी स्टैंड फॉर पर्सन, ओ स्टैंड फॉर अदर वर्ड। यहाँ पे ओ का मतलब होता है अदर वर्ड, पी का मतलब होता है पर्सन, और सी का मतलब होता है कंजक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंजक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपना सेंटेंस चेंज करने का तरीका होगी कंजक्शन से। देखो अभी मैंने बताया ना कि ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ये वाला पोर्शन, इसको एज अ कंजक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डन है, नाम होता है इन्वर्टेड कॉमा बस, बाकी वर्क करता है ऐसा कंजक्शन का तरीका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंजक्शन। कंजक्शन से कैसे चेंज, मतलब कंजक्शन में कैसे कैसे से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है,
देखो कंजक्शन में जो चेंज होता है हमारा वो पीछे वाला, ये जो हमारा सेंटेंस होता है इधर का रिपोर्टेड क्लाउज, पीछे का एरिया, इसके हिसाब से होता है। जब भी हमारा कामा बदलेगा तो आगे वाले पे मतलब रिपोर्टेड वो रिपोर्टिंग वर्ब पे ये इफेक्ट नहीं डालता, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब से इफेक्टेड ये नहीं होता है, जबकि ये रिपोर्टेड क्लाउज के ऊपर बेस होता है। जैसा वो सब्जेक्ट जैसा सेंटेंस मिलेगा वैसा ही अपने आप को ये बना लेगा, ठीक है। तो हमारा कंजक्शन जो होगा, कंजक्शन मतलब हो गया इनवर्टेड कॉमा जो होता है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से ये बदलता है। जैसा, अब देखो सेंटेंस कहाँ का, तो हमको दो सेंटेंस मिलते हैं, एक मिलता है सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा मिलता है ऑब्जेक्ट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस आगे वाले पोर्शन को कहा जाता है हमारा आरवी, और पीछे वाले पोर्शन को कहा जाता है आरएस, रिपोर्टिंग, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। पूरे पोर्शन की बात की जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन तीनों वर्ड को मिलाएंगे तो बनेगा सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस को कहा जाएगा रिपोर्टिंग क्लाउज और पीछे वाले को रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये जो हमारा इनवर्टेड कॉमा होता है ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से बदलता है। ऐसे समझ में देखो, अब हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, इसलिए यहाँ पे पहले हमने लिख डाला। एक्चुअली ये जो हमारा फुल है ये पूरा प्री रिटर्न है, जस्ट आपको समझाना समझाना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझते चलते हैं। विद इन 1 आवर आई थिंक हम कवर कर लेंगे सारा टॉपिक, ठीक है। तो वी शुड नो अबाउट फर्स्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बेसिकली 5 ही होता है। ऐसा मानूंगा कि असर्टिव में 2 आते हैं, है ना, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सारा इसमें बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस जो है हमारा कितने प्रकार का हो गया, 5 प्रकार का, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो ऐसे सेंटेंस जो एकदम सादा हो, जैसे गाय दूध देती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा दूध पीता है समझ में। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, सारे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जो हमको नॉर्मल भाषा में कह देंगे हाँ भाई नॉर्मल है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है ना, पंखा बिजली से चलता है। तो जो हमको नॉर्मल बातें बताई जाए जिसमें कोई खास बात ना लगे वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें पूछताछ ले, जैसे मैंने किसी बच्चे को बताया कि बेटा जो सूर्य पूर्व से निकलता है, पूछ लिया सर पूर्व से ही क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकल सकता, है ना। और गाय दूध क्यों देती है, भैंस भी तो देती है, भैंस को क्यों आपने नहीं कहा, बकरी भी देती है, ऊँटनी भी देती है, उसको क्यों नहीं आपने कहा, ठीक है। तो जब एज अ क्वेश्चन पूछे, इंक्वायरी की जाए, तब होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा ऑप्टेटिव, जिसमें या तो क्या नाम है आदेश दे, ठीक, या तो रिक्वेस्ट करे, दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर आदेश देगा गेट आउट फ्रॉम हियर, है ना, और प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा ये तो मान के चलो आदेश दे दे कि चले जाओ, मत दिखना, पढ़ाई करो, ये करो वो करो, ये आदेश हो गया। ये रिक्वेस्ट करे एक गिलास पानी दे दो, दरवाज़ा बंद कर दो, बुक उठा दो, चार्जर दे दो, पेन दे दो, है ना, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑन कर दो, ये जो है रिक्वेस्ट करेगा या तो आगे देगा। तो ये हमारा होता है ऑपर्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला होता है एम्परेटिव, जिसमें इच्छा बताए, इच्छा मतलब भगवान आपको लंबी उम्र दे, है ना। ऐसे गांव में क्या नाम है, अगर दादी लोग के पैर में छूते, दादी लोग कहते हैं कि कुछ कहावत कहती है, मतलब कुछ उनके आशीर्वाद बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो लोग कहते हैं कि हाँ जी नहीं के रहो बने रहो भगवान बनाए रहे, दिन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करो। और मम्मी लोग अगर या बहन लोग पैर छूती हैं तो उनको भी आशीर्वाद दिया जाता है कि दूधो नहाओ पूतो फूलो, ऐसा करके आशीर्वाद गाँव में वगैरह में देते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो इसमें तो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके देख को चिढ़ती हैं तो ये
आके भगवान को उठा भी नहीं लेता। तो ये देखो, या तो इसमें आशीर्वाद दे रही हैं या तो इसमें श्राप दे रही हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें या तो इच्छा जताई जाए आशीर्वाद लंबी उम्र दे, या तो कहें निपट जो, ऐसा। तो ये होता है इम्परेटिव। अगला होगा एक्सक्लेमेटरी, जिसमें या तो हमको खुशी हो या तो हमको दुख हो। जैसे सपोज करो कि हम लोग मैच खेलने गए, ये इंडिया मैच खेलने गया है, उसने मैच जीत लिया, कितने हो रहा, मैं जीत ले गया। अगर हार गया तो कहेंगे अरे हार गया। तो जिसमें हमको उत्साह हो, मतलब या तो हमको खुशी मिले या तो हमको दुख मिले, ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेंटेंस के बारे में ब्रीफ नॉलेज। बाकी इसमें बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग कवर करेंगे। अगर इस पर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाए सर, हम जरूर इस पर वीडियो मतलब बना देंगे। ठीक है, देखो, जब पीछे वाला सेंटेंस मतलब जो हमारा पीछे का पोर्शन है, ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस का हुआ तो कॉमा के स्थान पे दैट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव होता है तो इफ या वेदर या सेम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहता है। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। असर्टिव है तो कॉमा के स्थान पे दैट लगा दो। पीछे का सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव मिल रहा है, मतलब पूछताछ कर रहा है, तो इफ़ वेदर या सेम क्वेश्चन वर्ड लगा दो। अब कब इफ़ लगता है, कब वेदर लगता है, कब क्वेश्चन वर्ड लगता है, इसको आगे हम लोग कवर करेंगे। अगर ऑपरेटिव है, मतलब या तो ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे दैट लगाया जाता है। मैं इसी के स्थान पे बात कर रहा हूँ, बाकी कोई भी बातचीत यहाँ पे नहीं हो रही है। इम्परेटिव है, इच्छा बता रहा है या आशीर्वाद दे रहा है तो टू लगा दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी है या कोई हर्ष उल्लास है या दुख है तो वहाँ पे दैट लगाया जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। एज एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, देखो अभी आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझते रहना है बस। देखो ही सेड, उसने कहा, बात खत्म हो गई। ये हो गया हमारा कंजक्शन, मतलब इन्वर्टेड कॉमा। आई हैव बॉट अ न्यू बाइक, मैंने एक नई बाइक जो है खरीदी, काम खत्म हो गया। नॉर्मल सेंटेंस है, उसने कहा कि मैंने एक नई बाइक खरीदी, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, दैट। वजह क्या थी, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा है ये ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो इम्परेटिव है, ये रिलेट करता है हमारा असर्टिव से, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है दैट। ठीक है, देन हो जाएगा ही सेकंड, ही सेड टू मी डिड यू डू दिस वर्क, क्या आप यह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़ा जाए, देखो पूछ क्या रहा है, डिड यू डू दिस वर्क, क्या आप यह काम कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तब हमने इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लगा दिया है इफ, और यहाँ पे लगा दिया गया था दैट। ठीक है, आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। देन अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगा है हमारा, वेयर। बताए थे ना, सेम क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। अगर हमारा पीछे का सेंटेंस मतलब कॉमा के बाद का सेंटेंस जो है एज अ क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हुआ है तो सेम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं इस कॉमा के स्थान पे। उसमें ना तो दैट लगता है, ना तो इफ लगता है, ना तो वेदर लगता है। ठीक है, बस अभी आपको इतना सिर्फ इस कॉमा के बारे में समझते चलना, बाकी कैसे बना है, कैसे मैंने चेंज किया है, इसकी इस पे थोड़ा सा भी ध्यान आपको नहीं देना है। वीडियो ख़त्म होते होते ही एंड ऑफ द वीडियो में आपको मैं कंफर्म 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको नरेशन आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। देन आगे देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, दो सेंटेंस हमारे दिए हुए हैं, सेम सेम, मैं दोनों को बारे में बता रहा हूँ आपको। देखो 1 सेकेंड, पहले कह रहा है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने सर्वेंट से मतलब मालिक ने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर रखिए। अब देखो मालिक जो होगा नौकर से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, उसको ऑर्डर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑर्डर हमको लग रहा है, ऊपर एक बार देखो यहाँ पे क्या हो गया,
दैट लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू लगाया गया इम्परेटिव में। ध्यान से देखो अब क्या कह रहा है, मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पे कॉमा की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, टू, ठीक है। देन ही सेड टू मी यू में लिव लॉन्ग, उसने हमसे कहा कि आपकी लंबी उम्र हो, दैट लगा दिया कॉमा के स्थान पे, ठीक। इच्छा या आशीर्वाद दे रहा है। देन हो गया कॉमा के स्थान पे हमारा यहाँ पे सेड, क्यों, अलाउस, दुख जता रहा है, आई एम रूइंड, ठीक है। ही सेड, उसने कहा अलाउस आई एम रूइंड, मतलब एक प्रकार से दुख कह रहा है कि मैं रूइंड हूँ, ठीक है। आए समझ में, तो ऐसा सेंटेंस है। इसी पीछे वाले पोर्शन मतलब इन्वर्ट कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा इन्वर्टेड कॉमा पे दैट लगेगा, इफ लगेगा, वेदर, टू या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इन सभी का यूज़ करेंगे पीछे के सेंटेंस के बेस पे, ठीक है। देन आगे मैं देखता हूँ, या मैंने आपको इकट्ठे लिख दिया नोट के रूप में। अगर सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, ऑप्टेटिव होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा तो दैट लगा देना, नो प्रॉब्लम। इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर या सेम क्वेश्चन वर्ड लगता है, कैसे लगता है अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा। इम्परेटिव होगा तो टू लगा दिया जाता है, ठीक है। डन, इतना लगभग लगभग क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। जो ऊपर मैंने पढ़ाया उसको सेम यहाँ पे नीचे इकट्ठे आप मैंने डाल दिया है। अगर चाहो तो उसका शॉर्ट नोट्स भी आप बना के रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ए ओ ई अगर होता है तो दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव होता है तो इफ या वेदर यूज करते हैं। इम्परेटिव होता है तो टू का यूज किया जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट की। ऐसे ये मैंने कैसे ले लिया, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में बात करूँ तो पहले हमने यह बात की थी चेंज ऑफ पर्सन, सॉरी चेंज ऑफ कंजक्शन के बारे में, सी, ठीक। देन सेकंड पोर्शन आता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, देन आता है हमारा चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें चेंज ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, मतलब चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, तो हमारा सब्जेक्ट मतलब पर्सन चेंज होता है एस ओ एन रूल से। अब एस ओ एन रूल क्या है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बेसिकली आप दो ही रूल याद रखो, एक सी पी ओ, दूसरा एस ओ एन। इन्हीं दो रूल्स पे आपका पूरा पूरा कंजक्शन बेस होता है, सॉरी नरेशन बेस होता है भाई। और बाकी कोई भी अदर नॉलेज उतनी मैंडेटरी नहीं है, हालांकि हाँ इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बेसिक आपको इतने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने दो बातें आपको बताई हैं। एक बात मैंने बताई है कि आपके सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, ध्यान से सुनो, अगर मैं लिख भी देता हूँ एक बार, नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। दो पोर्शन आपको मिलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कभी कभी ये नहीं होता है तो उतना वैल्यू भी नहीं रखता ये। देन हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो पोर्शन हमारे सेंटेंस के हो गए। इस इतने को कहा जाता है क्या, आरवी, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्लाउड, इसको आर से रिपोर्टेड स्पीच। डन। पहले बोल रहा है फर्स्ट नंबर, अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा है, इस पोर्शन के जो सब्जेक्ट है अगर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी का नाम होगा, तो जब हम नरेट करेंगे सेंटेंस को तब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है, ठीक है। पहला रूल हो गया। सेकंड क्या कहता है, अगर ये वाला सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा अर्थात यू होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा ये। डन। थर्ड होगा तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सेकंड पढ़ता मतलब यू आता है तो
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अगर ये ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो नॉर्मल अपनी भाषा में याद रखो कि पीछे वाले पोर्शन मतलब लास्ट पोर्शन के सब्जेक्ट अगर यू है मतलब सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पोर्शन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है। लास्ट अगर ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है मतलब आई है या वी है तो ये चेंज होता है इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब सेकंड पोर्शन का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पोर्शन के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेकंड पोर्शन का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पोर्शन का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पोर्शन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डन। सेकंड पोर्शन का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है मतलब दूसरा जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, दो पोर्शन को मिलते हैं फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, तो पीछे वाले पार्ट का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो आगे वाले पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। और अगर पीछे वाले पार्ट का सब्जेक्ट तीसरे पर्सन का है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। बेसिकली दो चीज़ याद रखनी है, पीछे का सब्जेक्ट फर्स्ट होगा तो आगे के सब्जेक्ट से, पीछे का सब्जेक्ट सेकंड होगा तो आगे के ऑब्जेक्ट से। डन। यही याद रखना है। थर्ड पर्सन आता है तो कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं की जाती है। ठीक। आई थिंक इतना हमारा क्लियर हो चुका होगा। जो मैंने अभी बोला सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, अगर चाहो तो नोट्स के रूप में आप इसको लिख सकते हो। अगर यदि इसको सेम जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पे सेम नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9559132267। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है। एज एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या कहा गया है, संजय सेड टू मी, संजय ने मुझसे कहा, आई, यहाँ पे देखना आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो आई जो हमारा है ये है फर्स्ट पर्सन का। और मैंने अभी बताया सेकंड पोर्शन का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट होगा तो पहले पोर्शन के सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब ये चेंज होगा हमारा संजय के हिसाब से। और संजय है लड़का तो यहाँ पे हम लगा दिए ही, लड़की हो तो क्या लगाते सी। ठीक है। कई सारे तो क्या लगाते हैं हम दे, तो आएगा ही नहीं, या तो वी रहेगा तो यहाँ पे दे रहता तब लगाते हैं ऐसा करके। ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, बस दो ही चीज़ होता है, या तो आई आता है या तो वी आता है। तो आई और भी चेंज होता है आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, अब देखो कई लोग कन्फ्यूजन मतलब कई लोग घबराए रहे सर ये सब कैसे बन रहा है, टोल्ड कैसे आ जा रहा है, हेड यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आप है का हेड बना दे कैसे। तो इसके बारे में आप मत सोचो अभी, जस्ट आप देखते जाओ, बस फोकस रखो। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में आपको नहीं क्लियर होगा तो मेरे से बताना सर यहाँ पे डाउट है, ये क्वेश्चन फंस रहा है। कुछ नहीं, मेरा मानना है 1.5 घंटे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, बगैती नहीं करते हैं, रीलबाजी नहीं करते हैं, तो इस वीडियो के बाद दोबारा कोई भी वीडियो नरेशन के लिए देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे देखो, सेकंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये दिया हुआ है यू, और यू होता है हमारा सेकंड पर्सन का। ठीक है। मतलब दूसरे भाग का जो सब्जेक्ट है वो दिया है सेकंड पर्सन जो कि है यू, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट अगर सेकंड है तो फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट है तो आगे के सब्जेक्ट के हिसाब से। दिमाग में मतलब ऐसे पढ़ो, एक बार स्क्रीन को देखो ध्यान से,
और आंख बंद करो और सोचो। सेकंड पर्सन, सॉरी, सेकंड पोर्शन, फर्स्ट सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट। डन। सेकंड पोर्शन, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएगा। डन। आई थिंक अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जहाँ तक मैं मानता हूँ क्लियर हो जाएगा आपको सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू ऐड हुआ है। देखो, ये हो गया मी, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, यू विल गो टू पटना। तो ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू पटना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ही की जगह हमको करना पड़ेगा आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई, और ये जो सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी हो जाएगा हमारा आई। ठीक है, डन, कंफर्म। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने और भी गलतियाँ की हैं, आप लोग अभी इस पर मत ध्यान दो। यहाँ पे मैंने सेस्ट को नहीं बदला, क्योंकि टेल्स होना चाहिए था, तो अभी उतना ध्यान आपको नहीं देना है। बस अभी अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें सिखाई हैं, कंजक्शन, चेंज ऑफ पर्सन। इसके अलावा कैसे चेंज हो रहा है, अभी आप खाली पन्ना, मतलब सादा पन्ना रखो, कुछ नहीं, धीरे 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 में होता जाएगा। एंड ऑफ द वीडियो में पहुँचते पहुँचते आपको पूरा नरेशन क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा नोट्स में जो है जगह छोड़ना पड़ेगा। देखो, कई 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 बार क्या होता है, कुछ ऐसा सेंटेंस हमको मिल जाता है जिनका ऑब्जेक्ट जो होता है मिसिंग होता है। ठीक है, देखो ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया गया है यू। ऐसा सेकंड पर्सन है यू, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और नेम क्या कहता है कि अगर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आया, अर्थात यहाँ पे यू मिला, तो आगे वाले पोर्शन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, जो कि रूल कहता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम अपने पास से ही या आई लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में अगर नहीं दिख रहा है कि आगे सी लिखा है तो ही यूज़ किया जाता है, मतलब 90% आप ही का यूज़ कर सकते हैं, 10% आई का। दैट्स इट, बात क्लियर। ठीक है, अगर पीछे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है, फिर भी सेकेंडरी पोर्शन हमारा यू से स्टार्ट है, तो उस यू के स्थान पे या तो ही लगाते हैं या तो आई, क्योंकि यू होता है, मतलब यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट हमको मिला नहीं, दैट्स वाई, इसलिए हम ही या आई को अपने मन से चूज कर सकते हैं। वी हैव अथॉरिटी टू चूज ही और आई, he or I when we do not found the object in the first person of the sentence। जब हमको पहले पोर्शन में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो यू को ही आई में अपने मन से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, he says to me he will go to पटना। अब देखो यहाँ पे तीसरा क्या हो गया, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये वाला, ये रिलेट करता है थर्ड पर्सन से, और अभी अभी मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन अगर आता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन आता है तो आगे का सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन आता है तो पीछे का ऑब्जेक्ट, और थर्ड आता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं, झक्कास जैसा आता है वैसा ही छाप देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए यहाँ का ही लिख दिया गया है। ठीक है, अभी जो जो मैंने पढ़ाया जस्ट उसी को मैंने लिख दिया है। आगे का सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है तो आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का यू है तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन अगर दिया है तो यहाँ पे, सॉरी थर्ड पर्सन में बोल गया, यहाँ पे तीसरा वाला था, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो अपने पास या तो ही या तो आई लगा सकते हैं। तीसरा पर्सन मिलता है सब्जेक्ट अगर किसका को थर्ड पर्सन का, अर्थात ही होगा या सी होगा या इट होगा, दे होगा, इसमें से कोई भी होगा, तो यहाँ पे कोई भी नो चेंज, कोई भी चेंजिंग यहाँ पे हम नहीं करते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन अदर वर्ड। ये क्या होता है इसे देखो, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा,
ये कंजक्शन हमने निपटा लिया। 5 सेंटेंस के बेस पे चेंज होता है। पर्सन हमने निपटा लिया है, मतलब पर्सन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट होगा तो सब्जेक्ट, सेकंड होगा तो ऑब्जेक्ट, थर्ड होगा तो नो चेंज। कंजक्शन पढ़ लिए हम, दैट लगाना है, इफ लगाना है और टू लगाना है, तीन ही चेंज होता है। अब आता है चेंज इन अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या होता है ये देखो, चेंज किधर गया, चेंज इन अदर वर्ड ये रहा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कोई भी आपको जुगाड़ नहीं, जस्ट आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा और कोई इसका रास्ता जो है नहीं है। ठीक है, दिस का दैट, दिस का दो, एक मिनट, दिस का दैट, दिस का दोस्त, हियर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, जस्ट देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, hence का thence, yesterday the previous day, last night the previous night, next week the following week। ठीक है, तो ये आपको जो है रटना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट आपको अगर किसी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मान चलो कोई हमको सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया, ऑब्जेक्ट दिया, कॉमा लगा दिया, देन सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया और ऑब्जेक्ट दे दिया। अगर यहाँ देखो आगे तो कोई चेंजिंग होते नहीं है सन, मतलब शब्द में जो होता है पीछे ही होता है। अगर इसके इसके बीच में दिस दैट दिस दिया होता है तो दिस को कन्वर्ट कर देते हैं दैट में। दिस दिया रहेगा तो दोस्त बना देंगे, नाउ रहेगा, मतलब यहीं पे देखो वर्ब के बाद देगा, देता है ऑब्जेक्ट के पहले हमारा। अभी आगे सेंटेंस में उसमें बताएंगे आपको हम। दिस का जो है दैट बना देते हैं, दिस का दोस्त बना देते हैं, नाउ का देन बना देते हैं, जस्ट का देन बना देते हैं। ठीक है, टुमारो को देन नेक्स्ट डे बना देते हैं, ऐसे करके मतलब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। रट्टा मतलब ऐसे कहीं लिख के चिपका दो, सुबह उठे दाएं से पढ़ लो एक बारी, मामला सेट है। और कोई बहुत बड़ी इसमें ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, अब आता है हमारा बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, चेंज इन टेंस। भाई साहब अगर ये आपको आ गया, नरेशन में आप छा गए। ठीक है, थोड़ा सा पीते हैं पानी, देन बताते हैं आपको। अगर इसके तब तक आप इसके पहले का रिवीजन कर सकते हैं। देखो इसके पहले मैंने दो चीज़ें, तीन चीज़ें बताई हैं। चेंज इन कंजक्शन, दैट, इफ, वेदर, टू। चेंज इन पर्सन, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड में नो चेंज, डन। तीसरा बताया है अदर वर्ड, दिस का दैट, दिस का दोज, हेंस का देंस, नाउ का देन, है ना, हेयर का दियर, दिस डे का दैट डे, नॉर्मल हो गया। तो ये आपको रटना पड़ेगा, मैंने भी रट्टा मार के ही सीखा है, सिर्फ अदर वर्ड को, बाकी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज इन टेंस। पहला टाइप जो प्रोटोटाइप हमको मिलेगा, देखते हैं। फर्स्ट प्रोटोटाइप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा मतलब कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहला क्या मिलेगा, या तो यहाँ पे प्रेजेंट हो, या मतलब फ्यूचर तो होता नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट का मतलब हो गया सेट ना दिया हो, से हो या सेज हो। ठीक है, तब इस पीछे वाले वर्ब में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। जस्ट जैसे सेंटेंस होता है, पर्सन का रूल लगाते हैं हम, और कंजक्शन का रूल लगाते हैं, एज इट इज सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। जैसे यहाँ पे देखो सेज लिखा है, ठीक है, बाकी अगर सेज है तो टेल्स में, है ना, से है तो टेल में, और सैड होता है तो टोल्ड में बदलते हैं। कंडीशन क्या है, इन तीनों के बाद आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट तीनों के बाद मिल रहा है तभी टेल्स टेल और टोल्ड बदलेगा, नहीं तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो आगे का पोर्शन अगर प्रेजेंट का है अर्थात सेज है या से है, तो पीछे कोई भी चेंजिंग नहीं करते, चाहे जिस सेंटेंस का जैसे होता है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा हो गया, आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ही टेल्स, क्योंकि इसको चेंज करना होता है, सेड टू बदल दिए हम टेल्स में, मी, इसकी जगह पे दैट, सेंटेंस हमारा नॉर्मल था,
ही विल गो टू पटना। देखो यहाँ पे दो चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला तो हमारा दैट लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा क्या है, असर्टिव है, नॉर्मल सेंटेंस है। वहाँ मैं पटना मतलब मैं पटना जाऊँगा, सिंपल से मैं जाऊँगा, रहूँगा, आऊँगा, फुर्सत हो गया। ठीक है। दूसरा चेंज हुआ है ही। देखो यहाँ पे जो आई लगा है ये फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है। जो फर्स्ट पर्सन बिलोंग करता है तो चेंज होता है आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई यहाँ पे लगा है ही। यहाँ पे ना तो कोई वर्ब चेंज हुआ है ना तो कोई और चीज़ चेंज हुई है, सारा का सारा सेम टू सेम। ठीक है। तो अगर आगे आपको प्रेजेंट मतलब से मिला या सेज दिखा तो पीछे के वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है। देन सेकेंड पोर्शन हमारा आ जाता है सेकेंड प्रोटोटाइप, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर ये वर्ब आपको पास्ट मिल जाए मतलब ये यहाँ पे सेड लिखा हो और पीछे का वर्ब मतलब सेकेंडरी पोर्शन का जो वर्ब प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो तब उसको क्रॉसपॉन्डिंग चेंज करते हैं। मतलब जैसा आपको प्रेजेंट में दिख रहा है सेम उसका पास्ट बना दो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हालांकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता है लेकिन मैंने बस लिख दिया है। परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, मतलब जो प्रेजेंट में दिखा उसका सेम टू सेम आपको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना ही होता है। जैसे एज एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए, देखो यहाँ पे दिया है सैड, ये दिया हमारा सैड और सैड हमारा होता है पास्ट फॉर्म मतलब V2 अवस्था है ये वर्ब की। अब यहाँ पे एम दिया है, आगे तो दिया है हमारा पास्ट लेट पास्ट फॉर्म और पीछे दिया हमको प्रेजेंट फॉर्म। तो क्या करना है, इसको क्रॉसपॉन्डिंग बना देना है। एम लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस, डन। यहाँ पे दो तीन चीज़ें चेंज हुई। देखो चेंज हुआ क्या क्या है। एक सेड टू बदला है टोल्ड में, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट है तो बदलेगा, कन्फर्म है। कॉमा की जगह लगाया गया है दैट, आई की जगह लगाया गया है ही। आई की जगह ही लगाया गया है, वजह कि ही के लिए कौन काम कर रहा है ये। ठीक है। अगर पीछे फर्स्ट पर्सन होगा तो आगे वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग चेंज। देन होता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये हो गया हमारा कॉमा, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में गया है, पास्ट इंडिफिनिट। सब्जेक्ट आगे वाले के हिसाब से, कंजक्शन जो पीछे बता रहा उसके हिसाब से। देन ये हो गया। तीसरा पीपल साइड, यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म मिला, आई है परफेक्ट फॉर्म। ठीक है। वी है मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। तो इसको हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। आगे साइड दिखा, कॉमा की जगह पे हम दैट लगाए। साइड नहीं बदला क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखा था, इसलिए यहाँ पे साइड का साइड ही रह गया, इसलिए दैट का दैट आ गया। वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, अब देखो वी बदला है किसके हिसाब से, आगे वाले के हिसाब से, पीपल। क्योंकि आई और पी जो होता है ये होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मतलब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। तो ये होगा। तो पीपल मतलब लोग, वहां पे लगा दिया गया है दे, वी की जगह पे। हैव का कर दिए हैं हैड, बाकी सारा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये तो हो गया दो प्रोटोटाइप। पहला क्या कह रहा है, अगर आगे का पोर्शन हमें प्रेजेंट मिल रहा है और पीछे का भी प्रेजेंट है तो कोई चेंजिंग नहीं है, काम चलेगा। आगे का पास्ट मिल गया, पीछे वाला प्रेजेंट मिल गया, तब क्रॉसपॉन्डिंग होता है। जो रहता है प्रेजेंट में वही पास्ट में बना देते हैं। तीसरा पोर्शन आता है कि तीसरे में आ जाता है कि 1 सेकेंड, इतने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट पे। जस्ट अपनी लाइट थोड़ी सी छूट गई,
इसको हमने लगा के रखा था और ये छूट गया, तो अब ये दिक्कत कर रहा है। फिलहाल नो प्रॉब्लम, पढ़ते हैं। देन आगे से हो गया, आगे देखते हैं। देखो सेकेंड थर्ड हमको प्रोटोटाइप क्या मिल जा रहा है कि आगे का वर्ब भी हमारा पास्ट में है, मतलब यहाँ पे सेट दिया हुआ है, और पीछे का भी वर्ब हमारा पास्ट में ही है। तब इस कंडीशन में 1 का 3 और 2 का 4, मतलब अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो सॉरी पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब ये वाले वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर V2 को यूज हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम हैड प्लस V3 में, और अगर यहाँ पे V4 का यूज हुआ है वाज वर बिफोर, तब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम हैड बीन, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट इसमें, ठीक है। बिफोर ऑब्जेक्ट इसमें चेंज कर देते हैं, तो मतलब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। हमने 3 ही प्रकार को समझा है टेंस को। पहला, अगर आगे प्रेजेंट है और पीछे प्रेजेंट है, नो चेंज, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे पास्ट हो गया और पीछे प्रेजेंट दिया गया है, करस्पॉन्डिंग जो होता है ठीक उसका उल्टा, तीसरी प्रोटोटाइप हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि आगे भी पास्ट दे दिया जाएगा, इतना पोर्शन, इसको हम डब्बा में कहते हैं पहले बंद, बन गया है ना। आगे भी पास्ट हो गया और पीछे भी पास्ट दे दिया जाएगा, तो 1 का 3 2 का 4, जस्ट इतने में हमारा सेंटेंस जो सॉरी टेंस जो हमारा है वो समाप्त हो जाता है। देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यहाँ पे देखो पास्ट है, आई वेंट टू पटना, यहाँ पे क्या है, पास्ट है। हम्म, और यहाँ पे मैंने लगभग लगभग ये पूरा वाला समझा दिया है जहाँ तक। ये समझ गए हैं हम लोग। आगे हमको पास्ट दे रहा है मतलब V2, और पीछे इवेंट दे रहा है मतलब पास्ट, ये भी हमारा V2 है। तब करते क्या है 1 का 3, सेट को किस में बदले हम टोल्ड में, जो कि यहाँ पे मी दिया था ऑब्जेक्ट है, ये तो नेम बनता है कि सेट को टोल्ड में बदलेंगे, तो नॉर्मल थिंकिंग बदल गई। इसके स्थान पे दैट लगाए, क्यों, सेंटेंस हमारा नॉर्मल था। आई किससे बदला है, तो आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे लगा दिया हमने ही। अब ये जो होगी हमारी रहेगी वर्ब की बात, फर्स्ट में है तो थर्ड में जाएगा, थर्ड में होता है हमारा हैड प्लस V3, मतलब यहाँ पे हो गया गॉन, ठीक, डन, ये हमारा सेव हो गया। ऐसे ही सेड टू मी आई वॉज आस्किंग, यहाँ पे देखो ओहो चेंज हो गया, ये हो गया हमारा V2 मतलब पास्ट, और ये वाज लगा है और राइटिंग मतलब बिफोर, अर्थात हो गया हमारा ये कॉन्टिन्यूअस। तुमको पता है आप कहाँ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही सेड को हमने बदला टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे दिया था ऑब्जेक्ट, कॉमा की जगह लगाए दैट, आई बदला है आगे के सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे लगा दिए ही, और वास को लेके हम हैड बीन में और राइट में है रीडिंग कहानी, दैट्स फिनिश, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके दिमाग में, सर अगर यहाँ पे तीसरा आ गया तब क्या करेंगे, मतलब यहीं पे अगर हैड दे दिया तब, सेकेंडरी पोर्शन में जो ये वाला वर्ब दिया है इसकी स्थान पे हेड प्लस B3 दे दे, या हेड प्लस B3 प्लस B4 दे दे, तब क्या करेंगे। तब उस कंडीशन में 3 4 में अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस स्थान पे, मतलब सेकंड पोर्शन के एज अ वर्ब जो होता है पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आता है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिक रूल है, इतने ही में हमारा टेंस जो है लगभग वो कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, देखो यहाँ पे ये ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। ही सेड टू मी आई हैड डन दिस वर्क, उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम ये पूरा कर लिया है। आगे पास्ट हैड, अब देखो यहाँ पर यूज हुआ है V3,
और हमने कहा V3 मतलब थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यूज होती है हमारे पास मतलब तीसरे टेंस में। अभी मैंने बताया अगर तीसरा टेंस आएगा या चौथा टेंस आएगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं मारते हैं, एज इट इज सेम टू सेम नीचे हम उतार देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे स्पेशल रूल्स, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से क्या, जैसे आप पहले पढ़े वैसे अब पढ़ लेंगे, बात खत्म, नॉर्मल सी बात है। देखो स्पेशल रूल में पहले हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। असर्टिव तो नॉर्मल है, क्यों नहीं बताया हमने, दैट लगाओ, सैड है तो टोल्ड में बदल दो, दो तीन चीज होता है, सेज होगा या से होगा, सेज होगा या सैड होगा, तो तीनों को टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं अगर ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, और कामा के स्थान पे हम दैट का यूज करते हैं, बाकी सारा नेम तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट SON रूल से, थर्ड होगा तो नो, सेकंड होगा तो बगल के ऑब्जेक्ट से, और फर्स्ट होगा तो आगे वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, ये हो गया। तो असर्टिव में कोई बहुत बड़ा जाम नहीं, असर्टिव अभी तक सीखते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे पूछताछ करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो पूछताछ करेगा तो, 1 सेकेंड मैं फैन चलाता हूँ। अभी से हमको आगे से दिया, शेष दिया या सेट दिया, नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हमको, जैसे ये देखो, डिड यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम करते हैं, नॉर्मल है। तब अगर यहाँ पे दो चीजें हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे, अब तो भाई सब रात के बज चुके हैं 12 और थोड़ी सी हमको आ रही है नींद, फिर ही वीडियो बन रहा है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है यार कि चलो बच्चे कम से कम पसंद तो कर रहे हैं, बनाते हैं वीडियो। ठीक है, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे दो चीजों में रूप में हमको मिल सकता है, पहला क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, दूसरा एक्सिलरी आ सकता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक्सिलरी वर्ब और क्वेश्चन वर्ड, दो चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड वहाँ पे उतार देते हैं। कंजक्शन की जगह पे हम लगाएंगे दैट। ठीक है, और यहाँ पे हम उतार देंगे ऐसे ही, आया समझ में। लेकिन अगर एक्सिलरी वर्ब आता है हमारा तो उसकी जगह पे इफ या वेदर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी कर दी है गलती, यहाँ पे दैट नहीं लगा के हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक रही हमारी, शुरू हुआ है एक्सिलरी वर्ब से तो यहाँ लगाना पड़ेगा इफ आई हैड डन दिस वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर शुरू सेंटेंस के शुरुआत में इंट्रोगेटिव मतलब पीछे वाला जो पोर्शन है पूछताछ कर रहा है तो तब क्या करेंगे, से, सेज और सैड में से कोई भी हमको मिलता है तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, इसमें चेंज कर देते हैं। और पीछे वाला जो पोर्शन होता है हमारा, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो सेम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और अगर एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ या वेदर लगा के यूज किया जाता है। जैसे 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 क्या है, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हमारा एक्सिलरी वर्ब से, टू, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड। अगर इससे स्टार्ट होता है तो इफ या वेदर, और अगर वाई, हाउ, व्हेन, हु इससे स्टार्ट होता है तो सेम क्वेश्चन वर्ड, उसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, डिड यू डू दिस वर्क, यहाँ पे पूछ रहा है, पूछेगा तो क्या लगाएंगे आस्क, तो सेड की जगह पे हमने कन्वर्ट कर दिया है आस्क,
कॉमा की जगह पे लगा दिया है इफ, ठीक है। और बाद में ये जो हमारा सेंटेंस होता है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम अफर्मेटिव में। ये हो गया डन, ठीक है। डिड की जगह हमने चेंज कर दिया, लगा दिया है इफ डू यू डू दिस वर्क। यहाँ पे देखो यू हमारा दिया था सेकंड पर्सन, इसको चेंज किया गया है मी, इसका सब्जेक्ट होता है आई इसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म में डिड यू डू डिड यू डू दिस वर्क, आगे डिड लगा है, कन्वर्ट कर देंगे हम इसको हेड में, जो कि पता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हेड लगा दिए, हेड के साथ B3, देन यहाँ पे आंसर हमारा कंप्लीट, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा दूसरा और तीसरा ही साइड टू की जगह हम लगा दिए आस्क, क्योंकि पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग। इसकी जगह हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारा सेम सेम क्वेश्चन वर्ड है, और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये पोर्शन, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, बात खत्म, ठीक है। आई थिंक इतने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं आनी चाहिए। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, उसने कहा कि आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। तो सेड टू को बदले हमने आस्क में क्यों बदला, क्योंकि ये पूछ रहा है, ठीक। इसके जगह पे हमने दैट लगा दिया जो कि नहीं लगना चाहिए था। यहाँ पे व्हाई आई हैड डिस्टर्ब हर आंसर सुना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो ही है, अगर पीछे का सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से तो सेम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और अगर एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर लगा के मामला सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव में क्या करते हैं, देखो कॉमा की जगह पे टू लगा है टू, और अगर ये सेंटेंस मतलब पीछे वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो नॉट टू लगाते हैं, और आगे सेड या सेज की जगह पे ऑर्डर मतलब आज्ञा, एडवाइस सलाह, सजेस्टेड भी मतलब सलाह, फॉरवर्ड मतलब होता है कि माफ़ करना, या मतलब नॉट लगा, नॉट को हटाने के लिए फॉरवर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, देखो द टीचर सेड टू दैट बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास। अब देखो टीचर जो है गेट आउट तब करता है जब करता है गुस्से में, ऑर्डर देता है उसको, तो यहाँ पे हो गया द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, टीचर ने अब स्टूडेंट को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया बॉय। इसकी जगह क्या लगाया हमने टू, क्यों लगाए तो कि मैंने ऊपर बताया है कंजक्शन की जगह पे टू का यूज, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट टू का प्रयोग, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, डन, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, डन हो गया। ऐसे इसमें देखो डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट ईट राइस। अब देखो डॉक्टर तो ऑर्डर दे नहीं सकता है, वो पेशेंट को दे सकता है सलाह, तो उसने कहा भाई डॉक्टर सेड द पेशेंट नॉट टू ईट राइस। अब यहाँ पे मैंने देखो फिर से गलती की है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे सजेस्टेड या एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस्ड पेशेंट नॉट टू, देखो यहाँ पे अगर पीछे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने नॉट टू ईट राइस, ये हो गया। आई थिंक इतना क्लियर होगा। इसमें है ही क्या है, वर्ब रहेगा सेड, सेड को ऑर्डर से या सेज, या सेड को ऑर्डर एडवाइस सजेस्टेड या परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। बाद में अगर इसमें नॉट लगा हो तो नॉट टू, और नॉट नहीं लगा है तो टू लगा के बाद काम ओके, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देन आता है हमारा 2A, हम तो तेरी चौखटे पे। देन इसके बाद अगर हम देखें तो आगे पोर्शन आता है हमारा सब्जेक्ट 2A, इसमें क्या कहता है, ये भी हमारा इम्परेटिव ही है, पर समझ लो इम्परेटिव में सजेस्टेड एडवाइस्ड या फॉरवर्ड लगाते हैं,
कॉमा के स्थान पे टू, अगर नॉट होगा तो नॉट टू, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, अगले का जाता है, अगर पीछे वाले पोर्शन में हमको प्लीज या काइंडली दिया रहेगा तो इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी सारा नेम वही है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के स्थान पे रिक्वेस्टेड, क्या लगाए थे, और ऑर्डर्ड हो गया, एडवाइस हो गया, सजेस्टेड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ऐसा सब। ठीक है, he said to me please bring a glass of water, उसने मुझसे कहा कि गिलास पानी दो। तो यहाँ पे जो प्लीज, काइंडली, इस रिस्पेक्टफुली सब लगाते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसी सॉरी ही रिक्वेस्टेड में, उसने मुझसे ऑर्डर किया, अब मी लगाया है। ठीक है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, नथिंग, नो चेंजेस, इसके साथ हमने टू लगा दिया, बात खत्म, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हमारी कहानी हो गई समाप्त। ठीक है, तो प्लीज़, काइंडली या अदर किसी चीज़ का अगर मतलब रिस्पेक्टफुल वर्ड जो उसका वो हटा देते हैं, आया समझ में। देन अगर कोई सेंटेंस हमारा सेम में अगर लेट से स्टार्ट हो तो लेट के रिमूव कर देते हैं। बाद वाले सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही है, इसमें कोई बहुत खास चीज़ नहीं, इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा डिटेल से जा भी नहीं रहा हूँ। तो 1.5 घंटे के अंदर हमको पर नरेशन कंप्लीट करना, थोड़ा सा तो खींचना पड़ेगा। ठीक है, द टीचर, देखो यहाँ पे किए क्या है हम, कुछ भी नहीं, छोटी छोटी चेंजिंग मारे है ना, हल्का से चेंज करो सेंटेंस दूसरा, फिर चेंज करो सेंटेंस दूसरा। देखो यहाँ पे वर्ब है, इस वर्ब पे क्या आता है, सैड आता है, सेज आता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर सजेस्टेड, प्रपोज्ड ये लगा सकते हैं। लेट जब आएगा तो लेट को हम कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। देखो द टीचर सेड लेट नो वन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे टीचर जो होगा क्या करेगा, तो आदेश दे सकता है, या तो रिक्वेस्ट करेगा चुप रहो आदेश। ठीक है, तो यहाँ द टीचर सेड दैट, इसके स्थान पे हमने लगा दिया दैट। सेड को सेड रहने दे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिले से हमारा सेड का सेड बना, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं किए हैं, वजह ये थी। ठीक है, नो वन, अब देखो डू के साथ क्या लगा दिए हैं, शुड डू दिस वर्क। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा देंगे, शुड, उसके बाद हमारा वर्ब रहेगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, ऐसे इसमें देखते हैं, द जज सेड लेट द क्रिमिनल टू बी हैंग, जज ने कहा कि क्रिमिनल को लटकाया लटाया जाए। ठीक है, फांसी हो, ये हो गया। तो अब जज जो होगा खुद करेगा नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करेगा नहीं कि इनको कृपया करके फांसी दे दो, ऑर्डर देते हैं इनको फांसी लेके जाओ आने के, है ना। तो द जज सेड, जज ने ऑर्डर दिया दैट, देखो सेड की जगह पे क्या लगाए, ऑर्डर, अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमने लगा दिया दैट लेट द क्रिमिनल टू बी हैंग, द क्रिमिनल शुड, यहाँ पे बी था हमारा वर्ब, उसके पहले आगे हमारा शुड, यहाँ पे हो गया हैंग। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव में क्या होगा, सेड जो दिया रहेगा इस के स्थान पे ब्लेस्ड, कर्स्ड या विस्ड, इन तीनों में से किसी एक यूज करते हैं, कॉमा के स्थान पे दैट, बाकी सारा इधर का सेंटेंस चेंज कर देते हैं हम असर्टिव में, बाकी कोई इसमें बहुत बड़ा खास नियम कानून नहीं लगाते हैं। ठीक है, सेड के स्थान पे ब्लेस्ड, कर्स्ड, विस्ड, कॉमा के स्थान पे हम दैट के यूज कर सकते हैं, और पीछे के पोर्शन को चेंज कर देते हैं असर्टिव में, यही हमारा नियम है। अब अगर इसको हिंदी में चाहे लिखो, अंग्रेजी में लिखो, बात एक ही है। कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी हिंदी हिंदी, यार जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदी का घुसा रहे हो, उसमें मत घुसाओ। ठीक है, देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अब यहाँ पे क्या करें, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, आशीर्वाद, तो ही ब्लेस्ड मी, इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब माइट क्यों किए, देखो यहाँ पे था पास्ट, जब आगे पास्ट होगा तो पीछे होगा क्या करना पड़ेगा, पास्ट। डन, आई थिंक ये भी समझ में आ गया। द सेंट सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। ठीक, तो यहाँ पे सेड लगा है,
यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्ब, तो मे का क्या करना पड़ेगा, माइट। ठीक है, तो दे सेंट विस्ट, उसने इच्छा जताई, मी की, दैट आई माइट प्रॉपर इन माई लाइफ। डन, इतना हो गया। देन ये आता है हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन। इम्पोर्टेंट क्या आता है, कोई हमको, 1 सेकेंड, इसको पूरा डब्बा में बंद करते हैं, बंद हो गया। कोई हमको ऐसा वर्ड दे जो रिस्पेक्ट प्रकट कर रहा है या आभार प्रकट कर रहा है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू, है ना। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस वर्ब की जगह पे बेटे, और इस वर्ब को हम बाद में लेके चले जाते हैं, बस यही काम किया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। जैसे ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा कि गुड मॉर्निंग, आई विल सी यू टुमारो, कि मैं आपको कल, मतलब कल मिलते हैं दोबारा से, ये हो गया। तो ही बेटे में उसने मुझसे गुड मॉर्निंग किया, एंड सेड, और कहा, ही वुड सी मी टुमारो, कि क्या ही वुड सी मी, वह मुझे परसों देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सेड था, तो हमने यहाँ पे सेड लगा दिया है, और इसके जगह पे हम क्या कर दिए हैं, सेड, दैट रहेगा, दैट ही शुड सी मी ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, अगर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड इवनिंग कुछ भी आता है, तो बेटे के वस्त में रखो तो कहानी बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारा अंतिम होगा। आता हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में क्या करते हैं, जो हमारा वर्ब रहेगा, यहाँ पे सैड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद सारो, जॉय या सरप्राइज, इन तीनों को यूज कर लेते हैं। कॉमा के स्थान पे दैट, और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है इसको कर देते हैं हम रिमूव, यहाँ से हटा देते हैं। इससे मतलब होता है ना, हुर्रा, एलॉस, इनको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड एलॉस, एलॉस, एलॉस दर्शाता है दुख को। अब दुख दर्शाएगा तो उदास होगा, तो क्या कहेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, उसने दुख से जताते हुए कहा। इस पे क्या लगा देंगे हम, दैट ही विल रिटर्न। डन गया। अब यहाँ पे आई को हमने चेंज किया है ही में, क्यों, क्योंकि आगे हमारा था हाई। ठीक है, आगे हमारा जो है हमारा वो ही है, इसलिए आई को हमने चेंज कर दिया है ही में, और कॉमा के स्थान पे लगा दिया हमने यहाँ पे दैट। डन, मामला फिट है। यहाँ पे देखो, ही सेड हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, उसने कहा हुर्रे, हमने मैच जीत ले। अब देखो, हुर्रे जब करता है कोई आदमी, तो वो अपनी खुशी दर्शाता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तभी कह रहा है ही सेड हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो क्या कहे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा के स्थान पे दैट, वी के क्या कर दिए हम, देखिए क्योंकि कई सारे लोग से दे। अब यहाँ पे सैड है, तो इसको पास्ट टेंस में हैव क्या बना दिए हम, हैड वन द मैच। डन। अब यहाँ पे एक आता है आपका बोनस ट्रिक। ठीक है, जो शायद ही आपने पढ़ा होगा। पता क्या है, कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले, हाँ या ना किया जाता है, उस कंडीशन के लिए सेंटेंस यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस, मतलब कोई भी रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बाद में देता है। जैसे अगर आपको हाँ कहना है तो उस समय रिप्लाई इन अफर्मेटिव कहा जाता है, और ना कहना तो रिप्लाई इन नेगेटिव के रूप में इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो, ही सेड टू मी कैन यू सिंग, उसने मुझसे कहा कि आप गा सकते हैं, एंड आई सेड यस, उसने कहा कि आप गा सकते हैं, मैंने कहा हाँ मैं गा सकता हूँ। फिर क्या हो गया, ही, देखो कैन यू पूछा है ना, कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं, तो आस्क, सी आस्क मी, कंजक्शन की जगह पे पूछा है तो क्या लगा दी इफ, क्योंकि शुरू हुआ हमारा एक्सिलरी से। आई वुड सिंग, उसने पूछा क्या आप गा सकते हैं, एंड आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। यहाँ पे ये जो हमारा से है इसी को बोलना पड़ता है, सेड इज रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ये हो गया। अगर नो करेंगे तो यहाँ पे आप रिप्लाई इन नेगेटिव कर देंगे, बाकी सारा नियम कानून सेम रहता है।
तो एक बार करते हैं क्विक रिवीजन, देन हमारा लेसन हो गया समाप्त। और इसका प्रैक्टिस सेट अगर आप इस नंबर दिए गए नंबर पे, ये वाला नंबर जो था 9559132267, इस नंबर से करते हैं तो आपको ये लिखा है नोट्स जो मैंने भी आपको पढ़ाया, और प्रैक्टिस सेट दोनों आपको फ्री मतलब मुफ्त में मिल सकता है। आया समझ में? तो क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले ध्यान दो। हमने पढ़ा है नरेशन। नरेशन होता क्या है, तो बना होता है नरेटर नामक ही शब्द से, ठीक है, जिसका मतलब जो बोलने वाला नरेटर होता है। अब उसके शब्दों को नरेशन कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में किसी की बातों को बिना घुमा फिरा के ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट है, अपने पास से मिर्च मसाला ऐड करके बोलना इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दो ही नियम काम करता है, एक सी पी और एक सन। सी फॉर कंजक्शन, पी फॉर पर्सन, तीसरा हो गया अदर वर्ड। ठीक है, कंजक्शन में तीन चीजें हैं हमारी। असर्टिव के साथ मतलब मोस्ट ऑफ द केस में दैट लगाया जाता है, असर्टिव के साथ दैट लगा दो। इंट्रोगेटिव के साथ इफ वेदर टू लगा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्टेटिव में मान के दैट लगा दिए, इम्परेटिव में टू लगा दिए, एक्सक्लेमेटरी में फिर दैट लगा दिए। तो ये तो बेसिक चीज आपको याद रहनी चाहिए। देन आगे मैंने आपको बताया चेंज ऑफ पर्सन। अगर हमारा सेकंड पोर्शन का पर्सन थर्ड है, नो चेंज। सेकंड है तो आगे के वर्ब, आगे के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट है तो आगे के सब्जेक्ट के हिसाब से याद में जो है ये चेंज होता है। देन ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था चेंज इन अदर वर्ड, दिस का दैट, दिस का दोस्त, है ना, नाउ देन, जस्ट देन, ऐसे करके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू आप मतलब मान के चलो यहाँ पे पढ़ा शब्द ढेर सारा। ठीक है, अगला हो गया चेंज इन टेंस। पहला हो गया कि आगे प्रेजेंट मिलेगा, पीछे प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मामला चलता रहेगा। दूसरा केस क्या आया, आगे पास्ट मिल जाए और पीछे जो है प्रेजेंट मिल जाए, आगे पास्ट और पीछे वाले पोर्शन में प्रेजेंट। तब क्या करते हैं, उस पीछे वाले वर्ब को क्रॉस बाउंडिंग चेंज करते हैं, मतलब जो प्रेजेंट टेंस में है वही पास्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया। तीसरी कंडीशन आ गई हमारे पास, दोनों के दोनों पास्ट हो जाए, तो 1 का 3 2 का 4। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, डन। उसके बाद आगे कुछ स्पेशल रूल्स। इंट्रोगेटिव में सेट के स्थान पे आस्क, इंक्वायर्ड लगाते हैं, कॉमा के स्थान पे दैट लगाते हैं, सेंटेंस को सेट में असर्टिव बना दिया जाता है। देन हो गया इम्परेटिव में सेट के स्थान पे ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरवर्ड लगा घूमते हैं। ठीक है, कॉमा के स्थान पे टू का प्रयोग किया जाता है, नॉट रह गया तो नॉट टू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, देन अगला पढ़ लेते हैं हम, प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देते हैं, देन लेट को भी रिमूव कर देते हैं, इसके स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्टेटिव में फिर वर्ब के स्थान पे ब्लेस्ड, कर्व, विस्ड, ठीक है, और कॉमा के स्थान पे दैट, सबको यूज किया जाता है। बाकी पीछे के सेंटेंस को ऑप्टेटिव में चेंज कर देते हैं। देन लास्ट अभिवादन व्यक्ति शब्द को आगे रखे, पीछे बेड लगा के कर लिया जाता है। दुख रहेगा तो आप सारो लगाएंगे, सुख रहेगा तो जॉय लगाएंगे। ठीक है, कोई इस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कल खुद से ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं खुद सॉल्व करूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलप करें। और हाँ, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो बताते बताते जाएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।